चलिए आगे चलें। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाटरफॉल अरेंजमेंट। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या एग्जैक्टली? वाटरफॉल अरेंजमेंट। वाटरफॉल अरेंजमेंट क्या है भाई? ध्यान से सुनिएगा। जब भी आईबीसी के अंदर, किसके अंदर? आईबीसी के अंदर अगर कॉर्पोरेट पर्सन का लिक्विडेशन होता है, कॉर्पोरेट पर्सन का क्या होता है? लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन में दो चीजें होती हैं। एक तो उस कॉर्पोरेट पर्सन के सारे एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज किया जाता है, जिसको हम लिक्विडेशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडेशन स्टेट। उसमें सारा का सारा पैसा डाला जाता है और उससे सारे क्रेडिटर्स में, शेयर होल्डर्स में वो पैसा बांटा जाता है। यही है ना? तो बांटा कैसे जाएगा? उसी अरेंजमेंट, उसी प्रायोरिटी का जो पूरा का पूरा एक स्कीम है, उसको क्या बोलते हैं? वाटरफॉल अरेंजमेंट। है ना? ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे हम लिक्विडेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लिक्विडेशन, लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट, लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का लिक्विडेशन कर रहे हैं। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का, ठीक है? तो इसमें दो चीजें होंगी। एक तो सारे के सारे एसेट्स को बेचा जाएगा और एसेट्स को बेच के क्या बनाया जाएगा? उसका सारा पैसा रखा जाएगा कहाँ? लिक्विडेशन स्टेट में। कहाँ रखा जाएगा? लिक्विडेशन स्टेट में। ये बोलते हैं ना, एसेट्स को बेच के जितना भी पैसा आता है वो सारा पैसा कहाँ रखते हैं हम? लिक्विडेशन स्टेट। याद होगा तुम्हें। और लिक्विडेशन स्टेट से अब वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा एग्जैक्टली? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड टू जो भी हमारी लाइबिलिटीज बनती हैं, है ना? डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज। ये ना, फॉर पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो एज पर वाटरफॉल अरेंजमेंट, है ना? तो डिस्ट्रीब्यूटेड टू या डिस्ट्रीब्यूटेड टू के जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका जो मैनर दिया गया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस मैनर को क्या बोलते हैं हम? वाटरफॉल अरेंजमेंट। वाटरफॉल अरेंजमेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताइए, है ना? तो मैनर एज पर वाटरफॉल अरेंजमेंट। तो जल्दी से आप इसको जल्दी उतारो। तो जब भी लिक्विडेशन होगा, कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे। जो भी लेनदारी है, देनदारी नहीं, लेनदारी, वो सारा का सारा पैसा, जैसे मान लो अनकॉल्ड कैपिटल है तो उसको कॉल किया जाएगा। जो एसेट्स हैं उसको बेचा जाएगा। बेच के जो भी पैसा आएगा उसको कहाँ जमा कर दिया जाएगा? लिक्विडेशन स्टेट में। और लिक्विडेशन स्टेट का पैसा फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सो एज टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में कौन कौन लोग हो सकते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये तो मेन हो गए। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, लिक्विडेशन खर्चे हैं, सरकारी टैक्स है, 50 क्या है एग्जैक्टली? देनदारी है। तो ये देखिए, ये जो हमारा बॉक्स बना, ये हमारा क्या था? लेनदारी। लेनदारी का मतलब ये पैसा आएगा। और ये क्या है? देनदारी। ये क्या है? देनदारी। देनदारी का मतलब पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो लेनदारी में पैसा आएगा और देनदारी में पैसा जाएगा, है कि नहीं? तो देनदारी किस तरीके से होगा? तो एज पर वाटरफॉल अरेंजमेंट। मतलब ये नहीं कि पैसा मालूम चला इतना उठा के फेंक दिया, कैच कर लो सब आदमी, ऐसा थोड़ी होगा यार। तो उसका कोई तरीका होगा, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनेगा कि पहले इसको देंगे, उससे बचा तो इसको देंगे, उससे बचा तो उसको देंगे, उससे बचा तो उसको देंगे। और ज़्यादातर लिक्विडेशन ऐसी कंपनीज का होता है जो सिक होती हैं, तो बहुत बार प्रायोरिटी के हिसाब से पेमेंट करते करते लास्ट वाले के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अगर कंपनी हेल्दी हुई तब तो सबको मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी हेल्दी नहीं हुई तो शुरुआत में वाटरफॉल अरेंजमेंट में शुरुआत में जिनका नाम आ जाएगा उनको तो मिल जाएगा, लेकिन लास्ट वाले तक जाते जाते पैसा क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए आप। तो अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूं, ये लिखा मैंने लेनदारी और ये लिखा मैंने देनदारी। लेनदारी में पैसा आएगा, जमा होगा, और देनदारी के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उन लोगों में बांट दिया जाएगा। पर सब में बराबर बटेगा या एज पर वाटरफॉल अरेंजमेंट? एज पर वाटरफॉल अरेंजमेंट। अब उसका मैं आपको पूरा प्रायोरिटी लिस्ट बताता हूं कि किस तरीके से होगा। चलो इधर देखो, ये लिख लिया सबने? लिख लिया? अब देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे सुनो,
जो तुम्हारा लिक्विडेशन स्टेट बना ना, क्या बना, लिक्विडेशन स्टेट, लिक्विडेशन स्टेट, तो ये समझो एक तरीके से ये हो गया पानी, वो पानी जो हमें पिलाना है बहुत सारे लोगों को, है ना। तो पानी जब ऊपर से हम गिराएंगे तो सबसे पहले जो यहां बैठा होगा उसको पहले पानी मिल जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी नीचे गिरा तो दूसरे नंबर वाले को मिला, फिर पानी थोड़ा सा और गिरा तो तीसरे को मिला, फिर चौथे को मिला, नहीं समझे आप, फिर पानी किसको मिला, चौथे को मिला, फिर पांचवें को मिला। तो यही हो गया वाटरफॉल अरेंजमेंट। हो सकता है कि पानी छठे तक पहुंचते पहुंचते ऊपर से पानी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले किसकी प्यास बुझी, फर्स्ट वालों की, उसके बाद किसकी प्यास बुझी, सेकेंड वालों की, उसके बाद किसकी प्यास बुझी, थर्ड वालों की। अगर मालूम चला लिक्विडेशन स्टेट में बहुत पानी, पानी मतलब पैसा, बहुत पैसा है तो सबका प्यास बुझेगा, लेकिन अगर कम पैसा है तो शुरुआत के लोग ही उसको पी के खत्म कर देंगे, लास्ट वाले के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये समझ में आया वाटरफॉल अरेंजमेंट, मतलब वाटर हमने फॉल किया और जो सबसे पहले मुंह लगा के बैठा हुआ है उसको ज़्यादा मिल गया या पूरा मिल गया, और उसके बाद पानी पी के हट गया वो, फिर कुछ पानी बचा तो दूसरा पिया, वो पी के हट गया, फिर तीसरा हट गया। अच्छा, बीच में कभी कभी ऐसा भी आएगा, उसका भी एक लिमिट है कितना पानी तुम शुरू में पियोगे, है ना। मालूम चला इतना लिमिट, हट जाओ भाई, कहा प्यास तो बुझा नहीं सर, कोई बात नहीं है, फिर से अगर बच जाएगा तो फिर से तुमको लाइन में लगा दूंगा, नहीं समझे। तो बहुतों की पूरी प्यास बुझा दी जाती है, बहुतों का थोड़ा सा लिमिट के हिसाब से। अब तुमको, मुझे लगता है तुम्हें क्या चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट, यही चाहिए ना। चलो अब पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आ जाओ भाई। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम्हें वाटरफॉल अरेंजमेंट का। अरे एग्जाम में जाके पानी वानी मत लिख देना, ये तो मतलब लिक्विडेशन स्टेट में क्या होता है, फंड, फंड का मतलब पैसा, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है उन लोगों में जिनको हमें पैसा देना है। तो कैसे देना है उसका तरीका मैंने बता दिया। इधर देखिए, सबसे पहले ये कहां बताया गया, जोर से बोलो, सेक्शन नंबर 53 में बताया गया है कि याद रखिएगा, जो मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन केस ऑफ लिक्विडेशन एंड ऑर्डर ऑफ व्हाट, प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डर मतलब पहले कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन, इसको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना। और याद रखिएगा ये जो ऑर्डर मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये भारत के सारे लॉ के ऊपर क्या पड़ेगा, भारी पड़ेगा। क्यों भारी पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 53 के साथ क्या है, नॉट विथस्टैंडिंग, क्या है, नॉट विथस्टैंडिंग। मतलब जो ऑर्डर प्रायोरिटी में बता रहा हूं वही चलेगा, बाकी एक्ट बीच में घुसेगा नहीं। अगर बाकी एक्ट बीच में घुसा तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 53 के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट विथस्टैंडिंग। आइए, तो इस ऑर्डर प्रायोरिटी को हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल अरेंजमेंट। क्योंकि यहां हम कैटेगरी बनाएंगे और उसके बाद कैटेगरी में क्या सबको एक साथ खड़ा कर देंगे या प्रायोरिटी के हिसाब से, पहले कोई आएगा वो हटेगा तो दूसरा आएगा, वो हटेगा तो तीसरा आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं वाटरफॉल अरेंजमेंट। आइए देखिए, बार बार कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग। क्या लिखा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रैरी कंटेंट इन एनी लॉ। भारत का कोई भी लॉ, चाहे पार्लियामेंट को हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, भाई वो बीच में आएगा नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूं वही चलेगा। तो आ जाओ भाई, लिक्विडेशन एसेट्स, पैसा कहां से आया था तुम्हारे पास, लिक्विडेशन एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब आ जाओ ऑर्डर्स क्या है। सबसे पहले पैसा किसका निकाला जाएगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। रुक जाओ, जैसे मैं टिक लगाऊंगा वो, अगर किर्प के बाद हुआ है, अगर किर्प के बाद लिक्विडेशन हुआ है तो वहां पे वर्ड क्या रहेगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। लेकिन सीधा लिक्विडेशन हुआ है तो लिक्विडेशन कॉस्ट। जैसे हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे थे सीधा लिक्विडेशन था ना, तो यहां पे कौन सा वर्ड चलेगा, लिक्विडेशन। लेकिन बहुत बार क्या होता है, पहले किर्प हुआ होगा, किर्प फेल कर गया, तब जाके लिक्विडेशन हो रहा होगा, तो वहां पे किर्प कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किर्प कॉस्ट। तो किर्प कॉस्ट या लिक्विडेशन कॉस्ट एज द केस मे बी, सबसे पहले पैसा तो वही निकलेगा, याद रहेगा तुम लोग को। क्योंकि लिक्विडेशन कराने में भी तो बहुत पैसा खर्च होता है। तुम पब्लिक अनाउंसमेंट करो, फिर वेरीफाई करो, 50 बार एप्लीकेशन लगाओ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, न्यूज़पेपर में पब्लिश कराओ, वेबसाइट में पब्लिश कराओ, इससे खर्चे नहीं होते हैं क्या, है ना। अगला, उसके बाद सुनो, ये बी एक कैटेगरी है। देखो ये एक कैटेगरी था, बी एक कैटेगरी है। बी में 2 लोग हैं, बी में क्या है, 3 लोग, नहीं बी में तो बहुत लोग हैं, बी, हाँ नहीं बी में 2 ही लोग हैं, ठीक है। बी में कौन कौन लोग हैं सुनिए, ये लोग इक्वली रैंक करेंगे, मतलब इनके लिए जो भी पैसा दोगे ना, ये इन लोगों में आधा आधा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, आधा। फुल हो पा रहा तो फुल बढ़ जाएगा,
मतलब जो भी पैसा दिया जाएगा इन दोनों में उतना बटे, प्रोपोर्शनेटली बटेगा। क्या बटेगा? प्रोपोर्शनेटली। आइए सुनिए, वर्क्समैन ड्यूज, तुम लोग बचपन में लेबर लॉ पढ़े होगे, तो लेबर लॉ के अंदर वर्कमैन, जब वर्कमैन बोलते हैं तो बड़े गरीब होते हैं, लेबर होते हैं। याद हो, एम्प्लॉय अलग चीज है और वर्कमैन अलग चीज है। याद है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट सब पढ़ा था। आइए, तो वर्कमैन का बहुत दिन से क्या नहीं मिला, उनका सैलरी वैलरी नहीं मिला है। अच्छा, मैंने 4 साल से सैलरी नहीं मिला, तो चारों साल का पैसा भी दे दोगे, मतलब सेकेंड पोजीशन पे, या सिर्फ 2 साल का? सिर्फ 2 साल का। 2 साल कहां से गिनोगे? जिस दिन लिक्विडेशन कमिटमेंट हुआ है, दैट इज ORSR। ORSR से हम पिछले सिर्फ 2 महीने का देंगे, 2 साल का देंगे। अच्छा फिर कहा सर मेरा तो 4 साल का बचा हुआ है। कोई बात नहीं है भाई, अभी 2 साल वाला ले लो, अगर हमें नीचे रैंकिंग तक जाएंगे, अगर बच गया तो फिर से लाइन में लगा दूंगा। नहीं समझे? तो 2 साल का पैसा तो प्रायोरिटी में मिल जाएगा, स्टेप नंबर 2 में। कहां मिल जाएगा? स्टेप नंबर 2। ये होगा ना, स्टेप नंबर 1 हो गया ये, स्टेप नंबर 1, और ये क्या चल रहा है? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर वही बी लिखा हुआ है, तो स्टेप नंबर 2 में हम तुम्हें 24 मंथ का तो दिला देंगे। 24 मंथ से ज्यादा का ड्यूज है तो ज्यादा वाला ड्यूज फिर से बाद में लाइन में लगना, अगर पैसा बचा तो हम फिर से तुम्हें दे देंगे। आगे आओ। अच्छा, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसका पेमेंट करो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने की क्या जरूरत है, उसके पास तो सिक्योरिटी है ही। सिक्योरिटी है, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी को क्या कर दिया है? रिलिंक्विश का मतलब छोड़ दिया है। तो जब वो छोड़ दिए हैं तो एसेट तो लेने के लिए तैयार नहीं है वो, तो अनसिक्योर्ड जैसे हो गए। पर अनसिक्योर्ड में भी चूंकि सिक्योर्ड वर्ड है तो सिक्योर्ड वाले की इज्जत पहले। और ऐसे भी सुनो ना, अगर तुम सिक्योर्ड वाले का पेमेंट कर दोगे तो तुम एसेट तो छुड़वा ही लोगे क्या? तो इनको पेमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, कंपनी का कुछ हद तक फायदा ही हो सकता है। आगे बढ़े, तो तुम्हारा 2 रैंकिंग करा दिया मैंने, याद है तुम लोग 2 रैंकिंग? चलो तो रैंकिंग साथ साथ बोलते चलो तो याद ही हो जाएगा। पहला रैंकिंग लिक्विडेशन कॉस्ट या क्रिप कॉस्ट। दूसरा बोलो वर्क्समैन ड्यूज, जिंदगी भर का कि सिर्फ 24 मंथ? अच्छा 24 मंथ से ज्यादा का है तो बाद में देखेंगे। और दूसरा बोलो सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिन्होंने अपना सिक्योरिटी को छोड़ दिया है तो उसको हम यहां पेमेंट कर देंगे। आइए, अच्छा ये वर्क्समैन के लिए था ना सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे भी है लेकिन इस बार एम्प्लॉय है अदर देन वर्कमैन। तो जो वर्कमैन के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, अब जैसे इसमें तो सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे, टॉप ऑफिसर्स भी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? कंपनी सेक्रेटरी कभी भी वर्कमैन नहीं होगा, CFO कभी भी वर्कमैन नहीं होगा, पर एम्प्लॉय तो होगा। मालूम चला उन लोगों को भी सैलरी नहीं मिला था, उनका सिर्फ कितना महीने का दिलवाएंगे? 12 महीने का दिलवाएंगे। अच्छा 12 महीने से ज्यादा का है तो बाद में देखेंगे, याद रहेगा ये। चलो अगला हो, अब पकड़ो किसको? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। इसमें भी तुम इसका ऑपरेशनल डेट दोगे या फाइनेंशियल डेट? फाइनेंशियल डेट दे दो। किसका? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। याद है फाइनेंशियल डेट लोन वोन होता है। चलो अब आइए ई पॉइंट। ई पॉइंट में फिर 2 लोग हैं, ई पॉइंट में फिर कितने हैं? 2 लोग हैं, और दोनों की रैंकिंग क्या होगी? इक्वली। इक्वली मतलब जितना पैसा हम डालेंगे कितने पॉइंट पर, ई, वो इन दोनों में बढ़ जाएगा। आइए पहला, अब आ गया भाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वो वाला पैसा लेगा जो पैसा उनके किस में जाने वाला था? कंसोलिडेटेड फंड। आप जानते हैं सबसे बड़ा फंड होता है सरकारी खजाना होता है, तो सरकारी खजाना में जाने वाला जो पैसा था वो पैसा भी ये लोग ले लेगा। कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा जिंदगी भर का पैसा लेगा या पिछले 2 साल का? अच्छा कंपनी टैक्स पे नहीं करे 7 साल से, तो 2 साल का टैक्स यहां पर ले लेगा, और बाकी बाद में देखेंगे, बाद में बच गया तो। अब आ जाओ भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये देखो क्या लिखा हुआ है? सिक्योर्ड क्रेडिटर। सुनो, उन्होंने एनफोर्समेंट कर लिया, मतलब उन्होंने तुम्हारे सिक्योर्ड एसेट्स को बेच दिया, बेचने के बाद भी बैलेंस बच गया, बेचने के बाद भी आपके तरफ से बैलेंस बच गया। मतलब सुनो इधर देखो, तुमने 10 लाख का लोन लिया था और 10 लाख की प्रॉपर्टी दी थी, लेकिन जब वो 10 लाख का प्रॉपर्टी बेचा तो उसका 8 ही लाख आया, तो सर 2 लाख बच गया ना, फिर तो 2 लाख तुमको देना पड़ेगा ना। तो सिक्योर्ड को आप कब दे रहे हैं बताओ? ये कौन सा सिक्योर्ड है? जो रिलिंक्विश नहीं किया, आपके प्रॉपर्टी को एनफोर्स किया, बेचा, लेकिन बेचने से पूरा आपका लोन चुका नहीं, तो जो बैलेंस बच गया वो आपको अब यहां देना पड़ेगा। तो कौन से रैंकिंग में आएगा ये? जल्दी बताओ। ई। कहां आएगा? ई का मतलब कितने नंबर का हो गया? 5वां। अब छठे रैंकिंग पर बताओ। अब रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज, वही ऊपर से भी रिमेनिंग नहीं आ रहा था, कहीं 24 महीने के बाद, और बोलो कहीं 12 महीने के बाद, तो वो सब अब यहां पे काउंट हो जाएगा। उसके बाद याद रखना कि डेट एंड ड्यूज है ये, डेट एंड ड्यूज उधार ही अभी तक चल रहा है, अभी तक शेयर्स पे नहीं आया कहानी। पूरा उधार जब चुका दोगे तब आएगा शेयर्स पे। शेयर्स में भी पहले किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को, या जो तुम्हारे पार्टनर एलएलपी हैं तो पार्टनर्स, एलएलपी हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर उसका कौन होता है? पार्टनर ही होता है। तो ये रैंकिंग है। तो ये रैंकिंग तुम लोग को याद हुआ? पहले बताओ, मुझे तो याद हो गया। मैं तो भाई सीधा इसको ना 1 2 3 4 5 बोलूंगा, मुझे ज्यादा पसंद ही आ रहा है ना। 1
2 3 4 5 6 7 8 सब मिला कितने रैंक हैं? 8। चलो आठों बोलते जाओ स्पीड में बिना देखे। इधर देखो सर, सबसे पहले तो लिक्विडेशन कॉस्ट या किर्प कॉस्ट, दूसरे नंबर पे वर्कमैन का ड्यूज, लेकिन सर सिर्फ 24 मंथ पीछे वाला, बाकी वाला हम बाद में देखेंगे। बाकी वाले को लाएंगे नंबर 6 पे। तो सेकेंड पोजीशन पे सिर्फ कितना मिलेगा तुम्हें? 24 महीने का मिलेगा। और बताओ, सिक्योर क्रेडिटर ने अगर अपना क्लेम रिलिंक्विश कर दिया, मतलब वो अपने एसेट्स को इन्फोर्स नहीं किया, कहा भाई एसेट ले जाओ, मुझे पैसा दे दो बस, है कि नहीं, तो उसको पेमेंट कर दो भाई, है ना। उसके बाद नहीं, अभी 2 रैंक हुआ, तीसरा रैंक बोलो। वेजेज अदर देन वर्कमैन का 1 साल का देंगे बस, 12 महीने का देंगे बस, 3 रैंक हो गया। चौथा रैंक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का फाइनेंशियल डेट, कितना हो गया? 4 रैंक। 5वां रैंक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो उनके सरकारी खजाना में जाना था, जो टैक्स वैक्स के फॉर्म में हो सकता है ना, लेकिन वो भी अनपेड टैक्स कितने का? पिछले 12 महीने, सॉरी 2 साल का, पिछले 2 साल का, बस 2 साल से पहले का टैक्स हम नंबर 6 पे देखेंगे। कहाँ देखेंगे? नंबर 6 पे। और दूसरा, सिक्योर क्रेडिटर्स ने तुम्हारी सिक्योरिटी को एनफोर्स किया, लेकिन फिर भी उसका पूरा पैसा चुक पाया नहीं, तो जो बैलेंस रह गया वो आपको देना पड़ेगा। कौन से रैंक पे? 5। छठे पे अब जितना 1 to 5 तक में बचा खुचा है, सारे डेट उधार, सारा उधार चुका दो 6 तक में। नंबर 7 में अब आओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नंबर 8 में आओ इक्विटी शेयर होल्डर। याद रहेगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर कंपनी ने इन लोग का आपस में एग्रीमेंट कोई किया था तो आपसी एग्रीमेंट भी नहीं चलेगा। देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो रेसिपेंट ने आपस में कर लिया कि मैं ज़्यादा ले लेता हूं तुम कम ले लो, ये सब कुछ भी चलने वाला नहीं है। अगर याद रखिएगा, अगर वो ऑर्डर को खराब करता है, किसको खराब करता है? ऑर्डर को, तो याद रखिएगा उस एग्रीमेंट का कोई भी मतलब नहीं है। लिक्विडेटर उसको क्या कर देगा? डिसरिगार्ड कर देगा, है ना। तो एक बार एक चार्ट है, इस चार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लिक्विडेशन कॉस्ट लेते हैं और किर्प कॉस्ट लेते हैं तो उसमें क्या लिक्विडेटर का फीस आएगा? ना 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 ना, लिक्विडेटर के फीस के लिए अलग से है। देखो लिक्विडेटर फीस के लिए क्या लिखा है, ये देखो लिक्विडेटर का जो फीस है, ये देखो कितना बड़ा दिमाग लगाया। कहा है जितने भी क्लासेस है ना, सब मिला कितना क्लास है? 8 क्लास है ना। अरे 8 क्लास नहीं है, 8 क्लास से वो प्रोपोर्शनेटली क्या कर लेगा? डिडक्ट कर लेगा। 8 क्लास से वो क्या करेगा? प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट कर लेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो इधर, जैसे कितने क्लासेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्लासेस है ना। अगर उसका बनता है मालूम चला बनता है 40,000 रुपया, बोलो कितना बनता है? 40,000 रुपया बनता है फीस पेबल टू लिक्विडेटर। फीस पेबल टू लिक्विडेटर कितना बन रहा है? 40,000। तो बताओ तो कितना काटेगा सब में से? सब में से कितना काट लेगा? 5 5। नहीं समझे आप? सब में से इसको कितना मिलेगा? 5 5 मिलेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, मालूम चला सर नीचे वाले को 0 मिल रहा है, तो 0 में क्या प्रोपोर्शनेट करेगा? तो ऊपर वाले से ज़्यादा काटेगा वो। नहीं समझे? हाँ, जितने क्लास बनेंगे उसी में से लेगा। जैसे तुम बोलो सर 7वां 8वां क्लास बना ही नहीं, चूंकि पैसा बचा ही नहीं, तो कितने बचा? 6। तो ये 40,000 कितने में डिवाइड हो जाएगा? 6 में। मतलब सबको सहना पड़ेगा। हाँ, जो लिक्विडेटर का कॉस्ट है वो सबको सहना पड़ेगा। नहीं समझे? लिक्विडेटर का जो कॉस्ट है वो सबको सहना पड़ेगा। जैसे 6 क्लास तक ही बना तो 6 क्लास में डिवाइड हो जाएगा 40,000 रुपये। अच्छा 2 ही क्लास बना तो 20,000 दोनों देगा। नहीं समझे आप? तो ये इस तरीके से प्रोपोर्शनेटली होगा। क्या होगा? प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये इस तरीके से काम होना है। बेचारा लिक्विडेटर तो क्या निकला, देखो फर्स्ट पे रख देना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं रख रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या था? वाटरफॉल अरेंजमेंट। एक बार फिर से बोल दो भाई, 8 क्लासेस। पहले किर्प कॉस्ट या लिक्विडेशन कॉस्ट, दूसरे पे 2 लोग हैं। वर्कमैन ड्यूज 24 मंथ का ही देंगे यहाँ पे भाई, बाकी के लिए 6 नंबर पे जाओ। सिक्योर क्रेडिटर्स, अगर उन्होंने अपने सिक्योरिटी लेना चाहा नहीं है तो चलो तीसरे रैंकिंग पे आओ। एम्प्लॉयज अदर देन वर्कमैन को कितने महीने का? 12 महीने का ही देंगे भाई, बाकी के लिए नंबर 6 पर जाओ। उसके बाद नंबर 4 रैंक फाइनेंशियल डेट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। नंबर 5 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी खजाने के पैसे, लेकिन पिछले 2 साल का ही देंगे, बाकी के लिए नंबर 6 पे। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऐसे जो एनफोर्स किया है पर उनके एनफोर्समेंट से लोन पूरा हुआ नहीं है, तो जो बैलेंस बच गया वो आपको देना पड़ेगा नंबर 5 पे। नंबर 6
जितने उधार बच गए सबको खत्म करो। नंबर 7 पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। नंबर 8 पे इक्विटी शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी। तो ये था वाटरफॉल अरेंजमेंट।